चलिए भाई, आज हमारा 11वां दिन है और 11वां ही मॉक टेस्ट है। दिल्ली पुलिस के लिए हमने 100 डेज टारगेट का है वो प्लान किया है। 100 डेज 100 मॉक टेस्ट। देखो, बहुत सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि सर हमने मॉक टेस्ट है वो ज़्यादा लगा लिए, आपने तो 11वां ही किया है, हमने इससे पहले 50-60 लगा लिए, लेकिन फिर भी हमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। इम्प्रूवमेंट नहीं होने के पीछे कारण है कि हम मॉक टेस्ट तो लगा लेते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस है ना, वो सही ढंग से नहीं करते। जैसे अभी मैंने आपको 15 क्वेश्चन करवाए, ठीक है, 15 क्वेश्चन में आपने एक दो क्वेश्चन के, एक दो कॉन्सेप्ट के जरूर सीखे होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको सारे के सारे आ गए, नहीं। या तो आपने एक गुणा करना सीखा होगा मुझसे, जोड़ करना सीखा होगा, घटाव सीखा होगा, एक ना एक चीज जरूर सीखी होगी। अब उस चीज को आगे के लिए अप्लाई कैसे करते हो? जैसे मान लो मैंने अभी कितने क्वेश्चन कराए, 15 में से आपको 7 आ रहे थे, तो कल या परसों या आने वाले 4 या 5 दिनों के अंदर आपने उन 7 या 8 जो क्वेश्चन नहीं आए थे उनको किस तरीके से किया। जो नहीं आ रहे हैं ना, उन पर थोड़ा फोकस करो, ठीक है, आपकी मैथ्स जरूर इंप्रूवमेंट होगी। आप क्या सोचते हो, 15 में से 7-8 क्वेश्चन हमारे सही हो गए, आपका दिमाग भी यही सोचता है कि यार 15 में से 7-8 तो सही हो ही रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 7-8 बच गए ना, वो सीखो ना, नई क्वेश्चन सीखो, तभी जाकर के आपकी मैथ्स इंप्रूवमेंट होगी और तभी आपके नंबर हैं वो आगे आएंगे। ठीक है, तो वो इस क्लियर है, एकदम सही है। ठीक है, तो आज ये हमारा 11वां मॉक टेस्ट है। 11वें मॉक टेस्ट के अंदर हम 15 क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आप देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, आप मॉक टेस्ट को सही ढंग से नहीं लगाते, आपको क्या करना है, ऐसे लिखो, आप नंबरिंग लिखो 1 2 3 4 और कहाँ तक, अप टू 15 तक लिखो। और आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, या जैसे ही ये क्लास पूरी हो जाती है वैसे ही मैं क्या करता था, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो डाल देता हूँ किस टेलीग्राम ग्रुप में, एसबी क्लासेस 01 में। आप इस पर के जाकर के पहले पीडीएफ देखो, पहले ऐसे मॉक टेस्ट लगाओ। चलो, पहला क्वेश्चन सही हुआ सॉरी, पहला सही हुआ सही, दूसरा सही हुआ सही, तीसरा गलत हुआ नहीं, चौथा, पांचवा, ऐसे। मान लो आपके 15 में से कितने परसेंट सही हुए, 10% सही हुए। अब बचे हुए 5 क्वेश्चन को देखो कि कैसे अटेम्प्ट किया है, कि हम भी तो अटेम्प्ट ही करते हैं, तो आप देखो कैसे इन 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया गया है, फिर थोड़ा सा देखो, फिर जाकर के कहीं इंप्रूवमेंट होगी आपके नंबरों के अंदर। ये जो 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं ना, ये जो 5 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 10 क्वेश्चन के आने के। आप इन 5 क्वेश्चन को किस तरीके से लेते हो ना, ये आने वाले जो मॉक टेस्ट है उसमें नंबर इंप्रूवमेंट का कारण बनेगी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा सीरियस ले लो। बाकी आपको कोई भी डाउट आता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर है वो मैसेज है वो छोड़ सकते हैं, आपको सॉल्यूशन है वो भेज दिया जाएगा। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन, और क्या लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है। देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, अब ये तो एग्जाम का ही क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम की कट ऑफ को डिसाइड नहीं करते हैं। इस क्वेश्चन को सभी कर देंगे, अब जो ये प्रश्न गलत करेगा ना, वो क्या हो जाएगा, कट ऑफ से पहले ही बार हो जाएगा, क्योंकि इतना आसान प्रश्न कोई गलत नहीं करने वाला है। ठीक है, और सबको आता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, आपको क्या करना है, योग करना है, योग करके कितने से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है, आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताने की कोई जरूरी नहीं है हमें कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। क्वेश्चन है ये जो बताने लायक है मेरे ख्याल से। देखो, एक गांव की जनसंख्या 865 है, यदि इसमें 11% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, कितने परसेंट की दर से, 11% की वार्षिक की दर से वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या है वो कितनी थी, 2 वर्ष पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, कितनी थी, तो बताओ भाई। एक गांव की जनसंख्या 865 है, यानी 11% की वृद्धि होती है। 11% का मतलब आपकी कोई राशि थी 100 रुपए, और 11% की यानी 11/100, तो 100 से कितनी बढ़ गई, 111, यानी राशि कितनी बढ़ गई, 100 से 111। 2 सालों में बढ़ रही है, 2 वर्ष पहले है तो 2 साल बढ़ेगी, 2 साल बढ़ेगी तो आपको सक्सेसिव लगाना है, और सक्सेसिव लगाओगे तो 100 से कितनी 111, और 100 से कितनी 111। 111 का 111 से गुणा कराना बिल्कुल ही आसान होता है, आपको बताया हुआ है कि 3 नंबर्स यानी 111 गुणा में 111 है, तो आपको कहाँ जाना है, 1 2 3, और फिर नीचे आना है 1 2 3 2 1। ठीक है, ये सर गुणा हो गया। अब हमारी जनसंख्या कितनी आ रही है, 12,321, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 865, यानी 800 यानी 12,321 यूनिट की जो वैल्यू है ना, 12,321 यूनिट की वैल्यू है वो है 865। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
865 और भाग में कितना 12,321। ठीक है, अब बताओ सर आपको पूरा भाग करना है क्या? नहीं, पूरा भाग नहीं करना। ऑप्शन देखो 6,50,000, 5,65,000, 8,65,000, 4,50,000। पहले वाली जो जनसंख्या होगी वो 8 लाख से कम ही होगी, 8 लाख से कम होगी तो ये 8,65,000 तो ऑप्शन से कट कर दो। अब 12 का भाग देंगे तो देखो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छिके 72 और 12 साती 84। ध्यान से देखो 12 छिके 72, ठीक है, और 12 साते 84। हमारा नंबर इस 72 और 84 के बीच में तो नहीं है, 80 इन दोनों के लमसम कहाँ है? बीच में से ही आ रहा है। इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आएगी ना वो 6.5 के समथिंग आएगी, 6 पॉइंट फिक्स नहीं आएगी, 6.5 के समथिंग आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 6.5 के समथिंग है तो यहाँ 10,000 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,50,000 के समथिंग आ जाएगी। अब हमें वो ढूंढना है जो 6,50,000 के आसपास हो। 6,50,000 के आसपास आपको ए की वैल्यू दे रही है 6,50,000, यही इसका क्या होगा? सही उत्तर होगा। आप यहाँ पर ऐसा भी सोच सकते थे 12 छिके 72, यानी 6 तो कन्फर्म आएगा, 6 कन्फर्म आएगा तो पहले में कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है 6, दूसरे में 6 है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ हमें कंप्लीटली डिवाइड नहीं करना कि भाई आप भाग देने लग जाओ पूरा, नहीं, भाग पूरा नहीं देना, सिर्फ आपको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट लगाना है और इसको आगे हल करना। ठीक है, बहुदी बेहदी सरल सिंपल और साधारण सा सवाल, लेकिन इसमें जो कैलकुलेशन पार्ट था ना वो थोड़ा सा क्या था? हार्ड था, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। श्री सिंह ने एक बैंक में 1264 रुपए की राशि 5% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर निवेश की गई। 3 वर्ष बाद उनकी राशि क्या होगी? देखो, यदि साधारण ब्याज हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? साधारण ब्याज यदि हम पढ़ रहे हैं और साधारण ब्याज के अंदर यदि 1 साल की रेट 5% है तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 10%। 3 साल की कितनी हो जाएगी? 15%। और रियल में यही क्या होता है? ब्याज होता है, क्योंकि एस आई बराबर क्या होता है? एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। यदि मैंने लिख दिया इसको एस आई अपॉन में पी इज इक्वल टू आर टी बटे में 100। अब देखो रेट और टाइम का जब आपने मल्टीप्लाई करवाया, रेट और टाइम का जब मल्टीप्लाई करवाया तो कौन निकल के आया? एस आई। तो यही है सेम टू सेम। हमने रेट कितनी थी? 5% और टाइम कितना था? 3 साल, 5 दिए 15%, यानी ब्याज है वो कितना है? 15%। रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कराया 15%, यानी 1264 का कितना परसेंट? 15%। ये हमारे पास क्या निकल के आएगा? एस आई निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? एस आई। इसको काटेंगे, काटेंगे तो भाई ये कितना बन जाएगा? 5 दिए 15 और 20, और इसको 2 से काटेंगे, ये बन जाएगा 632 गुणा में 3 भाग में कितना? 10। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 1896 में 10 का भाग देंगे कितना आएगा? 189.6। ये हमारे पास क्या आ गया? ब्याज आ गया। अगर ये ब्याज है तो हमें कुल राशि पूछी है, तो कुल राशि 1264 प्लस में कितना? 189.6, कितना बन जाएगा अभी? 9 और 4 13, 9 और 4 13, मतलब कितना? 1453.60। कितना? 1453.60। अब बताओ इस सवाल को यदि आप डायरेक्टली करते तो कैसे करते? रेट पता थी 5 दिए 15%, 15% 1264 का कितना निकालते? 15% निकालते, आसानी से आ जाता। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा भाई। आगे वाला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, अंकित की आय, अंकित की आय रीना की आय से 2 गुनी है। अंकित की आय रीना की आय से क्या है? 2 गुनी है। अंकित की आय रीना की आय से 2 गुनी है, चलो 2 गुनी कर दिया। जबकि रीना की आय संजना की आय से 3 गुनी है। जबकि रीना की आय संजना की आय से कितनी गुनी है? 3 गुनी है। यानी यदि इसकी 1 है, इसकी 1 है तो इसकी कितनी है? 3, और इसकी कितनी हो जाएगी? 6। 6:3:1। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो आप, देखो ध्यान से। रीना की आय से 2 गुनी है, रीना की आय यदि 3 है तो अंकिता की आय कितनी होगी? 2 गुनी, 3 गुनी 6, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8। ये ऑप्शन तो गलत हो गया, तीनों सही है। आगे देखो, जबकि रीना की आय संजना की आय की 3 गुनी है। इसका 3 गुना, इसका 3 गुना है क्या? ये नहीं है। इसका 3 गुना है क्या? नहीं है। इसका 3 गुना है क्या? ऑप्शन, ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अभी ये से क्वेश्चन बोनस नंबर होते हैं आपके। दो संख्याओं का योग बेहतर है। दो संख्याएं आप कौन सी मान लोगे? x प्लस वाई, और इनका योग कितना है? बेहतर है। और संख्याओं के बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई,
उनके योग का 1/9 है, इनके योग का 1/9 यानी 72 का कितना 1/9 यानी 9 8 72 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। उनके योग का 1/9 है। संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। तो पहले संख्याएं ज्ञात करो, और संख्याएं ज्ञात करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, 72 और 8 कितने 80, 80 में 2 का भाग दोगे 40, और y की वैल्यू निकालनी है तो 72 में से 8 घटाओ, 72 में से कितने घटाओ 8 घटाओ, 72 में से 8 घटाएंगे तो 64, और 64 में 2 का भाग देंगे 32, इसको लिखेंगे 8 गुना में 5 और इसको लिखेंगे 8 गुना में 4, तो ये बन जाएगा 32 5 से कितना होता है 160। ऑप्शन नंबर कौन सा बी सही रहेगा। दोनों का एलसीएम आपके सामने जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 160 निकल के आएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्या था, आसान सा क्वेश्चन था, समझने वाले इसमें कोई बात है थी ही नहीं। ठीक है, अब इस टाइप की क्वेश्चन है ना, जब से मैंने आपको मॉक टेस्ट लगाना चालू किया है ना, तब से इस टाइप इस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपका अब ये क्वेश्चन गलत होता है ना, इसका मतलब आपने मॉक टेस्ट ना ही तो ढंग से लगाया है और नहीं आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, आ रही है बातें समझ में, चलो अच्छी बात। 56 श्रमिक 5 दिनों के अंदर 4050 रुपए कमाते हैं। बताया था अभी कि 56 श्रमिक हैं, कितने दिनों में 5 दिनों के अंदर कितने रुपए कमाते हैं वो हमेशा नीचे लिखते हैं, यानी 4050 रुपए कमाते हैं। तो 48 श्रमिक 14 दिन के अंदर कितने रुपए कमाएंगे, यानी x रुपए कमाएंगे। यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो 14 एकम 14, 14 चौके 56, 4 और 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8 12, और 5 से काटेंगे तो 5 8 40, एक x को मल्टीप्लाई कराएंगे 810 गुणा में 12, 810 गुणा में 12, इकाई का अंक कितना आ रहा है अभी 2 आ रहा है। देखो जीरो तो आएगा ही आएगा, 12 एकम 12 9720। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ए सही रहेगा, ए फॉर अनिल कुमार। कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा, जो कि बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है था। ध्यान से देखो, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या, एक ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई, यानी ये होता है बेलन, ठीक है, ये बेलन की होती है आधार यानी रेडियस, और ये होती है ऊंचाई। हमें r प्लस एच कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर दे रखा, सॉरी 42 मीटर दे रखा है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण मतलब ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी कितना होता है 2 पाई r प्लस एच, और वो कितना दे रखा है 3696, कितना दे रखा है 3696। 2 पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर हमें क्या करना है भाई ज्ञात करना है। आर प्लस एच कितना दे रखा है अभी, आर प्लस एच दे रखा है 42 बराबर कितना 3696। अब हमें थोड़ा सा काटापीटी करनी है, देखो ध्यान से, 7 एकम 7, 7 छिके 42, 6 से काटेंगे 6 छिके 36, 6 एकम 6, 6 छिके 36। और बताओ भाई, और सब बढ़िया है, बढ़िया है तो इसको काटो किससे, 2 से काटेंगे ये 11, और 2 से काटेंगे तो ये बन जाएगा 308, 308 बन गया। अगर इसको 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22 और 11 8 28, 2 से काटेंगे कितना बन जाएगा 14, यानी रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 14 मीटर। हमें क्या पूछा है, आयतन बताओ, तो बेलन का जो आयतन होता है वो कितना होता है पाई r स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। त्रिज्या हमने अभी निकाली है कितनी 14, तो 14 गुणा में 14। सर ऊंचाई देखो, हमें r प्लस एच दिया गया है कितना 42, जिसमें से रेडियस r की वैल्यू कितनी है 14, तो 14 प्लस में h बराबर 42, h की वैल्यू कितनी आएगी 42 माइनस 14, h की वैल्यू कितनी आएगी 28, 42 में से 14 घटाएंगे कितना आएगा 28, तो यहाँ हमें h की वैल्यू कितनी रखनी है 28। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 चौके 28, यानी हमारे पास जो मल्टीपल आया है वो आया है 12 गुणा में 14 गुणा में 14 गुणा में 4। ठीक है, अब देख लो इकाई का अंक कितना आ रहा है 8 और 8 आ रहा है। चलो इकाई का अंक 8 और 8 आ रहा है तो हम देखेंगे इसको डिजिटल सम से। डिजिटल सम देखो 4 और 1 5, 4 और 1 5, 5 और 4 2 और 2 का कितना 4, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 कितने बन जाएंगे 400, 400 में डिजिटल सम कितना आ रहा है 4। अब देखो कौन से ऑप्शन में 4 आ रहा है, देखो 9, 4 और 3 7 नहीं आएगा, 6 4 10 और 10 और 4 14,
14 और 6 20, डिजिटल सम 2 आ रहा है, 8 और 2 10, 8 और 1 9, 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 6, 7 और 2 9, 8 और 4 12, 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम कितना आएगा 3 और 1 4, कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, कुछ सवाल यूनिट डिजिट से हो जाते हैं, कुछ सवाल डिजिटल सम से हो जाते हैं, कुछ दोनों से नहीं होते ना, तब हम क्या लगाते हैं? अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं। अगर आपको अप्रोक्सीमेशन से नहीं कर रहे हैं, डिजिटल सम से नहीं कर रहे हैं, आपको फिक्स उत्तर निकालना है, तो आपको 22 को किससे मल्टीप्लाई? 14 से, 14 को किससे मल्टीप्लाई? 14 से, और 14 को किससे? 4 से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा भी कि बेलन के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी थी? 42, यानी r प्लस एच हमने क्या लिख दिया? 42। और संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अभी? ये होता है 2 पाई r प्लस एच। इसकी वैल्यू हमें दी गई थी 2 पाई r प्लस में एच, 3696 दे रखा था। यहाँ से r की वैल्यू निकाल ली, r की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ से h की वैल्यू निकाल ली, और बेलन का आयतन ज्ञात करना था, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हमने निकाल लिया। आगे देखो, लिख रखा है कि पी क्यू आर एस 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं का मतलब प्राइम नंबर है। ठीक है जी, इनका योग कितना दे रखा है? 45 के बराबर है, यानी चारों के चारों है ना, पी क्यू आर एस, इनका योग कितना दे रखा है? 45, यानी 45 है वो दे रखा है। ठीक है, यदि यह दिया गया है कि P इज लेस देन Q, Q इज लेस देन R, R इज लेस देन S, S इज लेस देन, सॉरी S सबसे बड़ा है, तो P की पावर 4 प्लस में 2P का मान है वो क्या है? P की पावर 4, P की पावर 4 प्लस 2P का मान है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याएं निकालनी होंगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखो P सबसे छोटा है, P सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 2। उसके बाद में कौन सी होगी? 3। अब 2 और 3 से बड़ी अभाज्य संख्या बताओ जिनका योग करने पर क्या आ जाए? 45 आ जाए। तो ये हमें 1 बाई 1 चेक करके देखनी होगी। 2 3, 2 3 11 और 29। अब देखो इनका योग करके देखो, 29 और 11 कितने? 29 और 11 कितने? 40, 40 और 3 43, 43 और 2 45। और देखो ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, और ये सबसे छोटा है, छोटा है ना, इन सभी का योग कितना है? 45। हमें क्या पूछा है? P की पावर 4 प्लस में 2P, P की पावर 4 मतलब P सबसे छोटा नंबर है, तो 2 की पावर 4 प्लस में 2P का मान दो, 2 को 2 से कराएंगे 4, और 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितनी होती है अभी? 2 की पावर 4 कितनी होती है? 16। 2 की पावर 4 का मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 4 कितने बन जाएंगे? 20। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, प्राइम नंबर है ना, 1 से लेकर के 100 तक आपको अंगुलियों पर होने चाहिए। जैसे 1 से लेकर के 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? टोटल 15। 50 से लेकर के 100 तक टोटल प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10। 1 से लेकर के 40 तक कितने होते हैं? 12। टोटल कितने होते हैं? 25। हर एक प्राइम नंबर आपकी अंगुलियों पर होना चाहिए, जैसे 41, 43, 47, इस तरीके से। ठीक है, चलो आगे वाले क्वेश्चन देखें। प्राइम नंबर आपको याद है ना, तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे प्राइम नंबर्स के। और प्राइम नंबर्स का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे प्राइम नंबर से क्वेश्चन है वो नहीं आते हो। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पढ़ के देखना है क्या लिखा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है कि एक आदमी ने दो अलमारियां, एक आदमी ने दो अलमारियां, 650 रुपए प्रति एक में बेची। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को पढ़े ना, तो ये ध्यान रखना कि ये जो 650 रुपए लिखा है ना, वो खरीदा गया लिखा है कि बेचा गया लिखा है। ठीक है, यानी एक आदमी ने दो अलमारियां 650 रुपए प्रति एक में बेची, यानी इसने दो अलमारी खरीदी और कितने में बेच दी? 650 में। इसको भी कितने में? 650 में। 1 पर 30% का लाभ हुआ, इसका मतलब इसके ऊपर 30% का लाभ हो रहा है। 30% का लाभ हुआ तो इसको बेचा कितने में होगा? 130% में। और 130% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 650। यहाँ से कंपेयर करवाएंगे तो 10% की वैल्यू कितनी आएगी भाई? यहाँ पर 13 का भाग देंगे, यहाँ पर भी 13 का भाग देंगे, 13 5 65 50। 10% की वैल्यू 50 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 500। 100% का मतलब वो अलमारी है वो कितने में खरीदी गई थी? 500 रुपये में। और 500 रुपये पर तुम यदि 30% का प्रॉफिट कमाओगे तो बेचोगे कितने में? 650। आगे वाली देखो भाई, ये बोल रहा है कि दूसरे पर 20% की हानि हुई है।
किसी वस्तु को यदि 20% की हानि पर बेचा है तो इसका मतलब हमने कितनी कीमत ली है उसकी, 80%। और 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 650। भाई यहाँ पर 30% का लाभ था तो क्या कर दिया, ज्यादा, और यहाँ पर हानि है तो क्या कर दिया, कम। इसका मतलब 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 650। तो यहाँ से वही 10% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर 8 का भाग देंगे, इधर 8 का भाग दिया तो इधर भी 8 का भाग देंगे, 8 को 8 से कराएंगे 64, एक बचेगा, एक और 0 10, 8 एकम 8, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो कितना बन जाएगा भाई, 8 दूनी 16, पॉइंट लगाएंगे, 4 बचेंगे, 0 8 5 40, 812.5, 812.5 नहीं रहे, 81.25 आएगा ये, 81 पॉइंट कितना आएगा, 25 पॉइंट हमने बाद में लगा दिया। 8 को 8 का भाग देंगे 64, 10 बचेंगे, फिर 10 में भाग देंगे 8 एकम 8, फिर 0 तो बचा ही नहीं, 0 तो बचा ही नहीं तो क्या लगाया, पॉइंट, 81.25। 10% की वैल्यू 81.25 है, तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए देखो इधर किससे मल्टीप्लाई, 10 से, इधर भी किससे, 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना बन जाएगा, 812.5। इसका मतलब क्या हो गया, इस वस्तु को तो 500 रुपये में खरीदा गया था, इस वस्तु को 812.5 रुपये में खरीदा गया होगा। हम यहाँ से एक बार इस सारे रामायण को साफ करते हैं, यानी इस वस्तु का जो सीपी था वो कितना था, 500 रुपये, और इसका कितना था, 1812.5, और बाकी को क्या कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमें क्या बोला है, यदि उसने दोनों अलमारियों को 875 रुपये प्रत्येक में बेचा होता तो उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। दोनों अलमारियों को खरीदा कितने में था भाई, 812.50 प्लस में कितना, 500, 2 1 1312.50, यानी खरीदा कितने में था, 1312.50 में, और बेच कितने में रहा है, एक अलमारी 875 की बेच रहा है, तो दोनों अलमारी कितनी की हो जाएगी, 875 गुणा में 2, और 2 से गुणा कराने के लिए पहले 8 को 2 से कराएंगे, 800 दूनी 1600, तो 1600 तो वो हो गई, 75 का दोगुना कराएंगे 150, तो 1600 और 150 कितने हो गए, 1750। इसका मतलब बेचा कितने में रहा है, 1750 रुपए में, 1700, बताओ भाई दोनों अलमारियां 1312.50 रुपए में खरीद करके बेच कितने में रहा है, 1750 रुपए में, तो कितने का प्रॉफिट होगा भाई, 1750 माइनस 1312.50, घटाएंगे 0.50, 10 में से 2 घटाए, 10 में से 2 नहीं, 9 में से 2 घटाएंगे, क्योंकि 0.50 है, इधर 1 चला गया, तो 9 में से 2 घटाए 7, और ये 3 बन जाएंगे, और ये 437.50, यानी प्रॉफिट जो हो रहा है ना वो कितने का हो रहा है, 437.50 का हो रहा है, और ये हो किस पर रहा है, 1312.50 पर, क्योंकि खरीदा तो यही है इसमें, और सीपी क्या है, यही है। अब सर बताओ, हमें इतना बड़ा भाग करना थोड़ी आता है, भाग करना ही नहीं है। आप ध्यान से देखो, परसेंटेज 33%, 36%, 35% और 42%। 400 को 3 से कराएंगे तो कितने आएंगे, 1200, ठीक है, और 37 को 3 से कराएंगे तो 37 ये होते हैं 111, 37 ये कितने होते हैं, 111, 111 जोड़ेंगे तो कितने बन जाएंगे, ये 1311। मतलब यदि इसको लगभग हम किससे काटें, 3 से काटें, ये 1 और ये कितना 3, तो हमारा नंबर पास आ रहा है ना। वैसे भी देखो ये 0.50 है ऊपर वाला, 0.50 को 3 से कराऊंगी तो 1.5 बन जाएगा, 1.5 बन जाएगा तो 411 पॉइंट है, और 1.5 कितना हो गया, 412.50 पूरा बन रहा है। लेकिन फिर भी यदि हम अप्रोक्सीमेट में काटें तो 1/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, 400 एकम 400, 400 या 1200 काटेंगे तो 1/3, और 1/3 किसकी वैल्यू होती है, 33% की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये पूरा भी जा रहा है, 437.50 का 3 गुना करोगे आप तो आपको 1312.50 मिल जाएगा। फिर भी चलो हमारे पॉइंट दिमाग में नहीं आता है, तो ये तो पता ही है ना, 400 थी 1200, 37 थी 111, लमसम है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ये पर्सन ज़्यादा बड़ा नहीं था, हमने एक एक की वैल्यू निकाली है ना। अब ये डायरेक्ट दिख रहा था कि 650 पर 30% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 50 रुपये घटाओ 50 का 3 गुना 150, 150 माइनस करोगे कितना, 500, ऐसे ही 20% इसको डायरेक्ट निकाल देते, ये डायरेक्ट निकल जाती दोनों टर्म्स, ठीक है। ये ऐसी स्पीड आएगी कब, जब आप धीरे 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 प्रैक्टिस करोगे, एक ही सवाल की कम से कम 4 बार या 5 बार निकालोगे ना, तब जाकर के तो कहीं आपको कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा, ठीक है। अब ये सवाल बिल्कुल ही आसान है, पढ़ते ही हो जाता है। कैसे, ये बताया हुआ है कि पहले यदि x% की क्या हो वृद्धि और फिर क्या हो x% की कमी,
तो ओवरऑल हमेशा ही क्या होती है, कमी होती है। और वो कमी कितने की होती है, एक्स स्क्वायर बटे में 100। 5% की वृद्धि हो रही है, 5% की कमी, तो 5 की स्क्वायर कितनी 25, और 25 में कितने का भाग देंगे 100 का, तो कितना आएगा 0.25%। और 0.25% की क्या होगी, कमी होगी। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए फॉर अनिल कुमार। 0.25% की क्या होती है, कमी है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो आपको बहुत बार बताया हुआ है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, एक बात देख रहे होंगे भी कि जब हम दिल्ली पुलिस की मॉक टेस्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन आपको ज़्यादा किसके मिल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के। ज़्यादा क्वेश्चन किसके मिल रहे हैं, परसेंटेज के। ठीक है, देखो ध्यान से, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट प्रदान करने के बाद एक दुकानदार को 35% का लाभ होता है यदि, अब ये देखो, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट। सर 15% कितना होता है, 15% 5% कितना होता है अभी, 1/20। तो 15% कितना होगा, इसका 3 गुना, तो कितना होगा 3/। और जब हमें छूट दी गई हो तो छूट हमेशा किस पर काउंट होती है, एमआरपी पे। यानी यदि छूट कितने की है, 3/20 की, तो ये जो 20 रुपए है ना, वो हमेशा ही क्या होगा, एमआरपी होगा। 20 रुपए की वस्तु पर यदि 3 रुपए आपने छोड़ दिए, 20 रुपए की वस्तु पर यदि आपने 3 रुपए छोड़ दिए, तो आप उसे बेचोगे कितने में, 17 रुपए में। यानी यहाँ पर एसपी कितना आ जाएगा, 17 रुपए। ठीक है, इतनी बात का कोई मतलब नहीं है। एक दुकानदार को 35% का लाभ होता है। 35% कितना होता है, अभी अभी तो बताया था। 5% कितना होता है, 1/20। तो 35%, 5 सात कितना होता है 35, यानी 7/20। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, 7/20 का। अब लाभ के लिए जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, वो हमेशा ही क्या कहलाती है, सीपी। इसका मतलब सीपी कितना रुपया है, 20 रुपये। अब बताओ, यदि आप 20 रुपए की वस्तु को खरीद करके 7 रुपए का लाभ कमाओगे तो बेचोगे कितने रुपए में, सर बेचेंगे इसे 20 और 7 है 27 रुपए। अरे वाह सर, ये तो आपने कमाल कर दिया। यहाँ पर 27 रुपए की बेच रहे हो और यहाँ पर 17 रुपए की। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, एसपी को बराबर करेंगे, क्योंकि दोनों जगह हमारे पास क्या है, एसपी एसपी। और एसपी को बराबर करेंगे तो ये 27 है, इसको किससे गुणा करा दूं, 17 से। यदि इसको 17 से गुणा कराए तो इसको भी किससे, 17 से। अगर ये 17 है तो इसको किससे गुणा कराऊं, 27 से। इसको भी किससे, 27 से। अब सर हमने गुणा करवाना है क्या, गुणा नहीं करवाना, पहले देखो क्या पूछ रहा है। यदि वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बिना किसी छूट के बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत है, बताओ। यानी हमारा सीपी कितना आ जाएगा, 17 दूनी 34, यानी कितने रुपए, 340 रुपए। 27 दूनी 54, कितना 540 रुपए। अब ये बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। अंकित मूल्य कितना है, 540। यदि हम कोई वस्तु को 540 रुपए में बेच रहे हैं, 540 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये पूछ रहा है हमें लाभ कितना होगा। लाभ किस पर काउंट होता है, हमेशा ही सीपी पर। बताया था ना, लाभ किस पर काउंट होता है, सीपी पर। सीपी कितना दे रखा है, 17 दूनी 34, कितना 340। यहाँ पर सीपी कितना है, 340। इसका मतलब 340 रुपए की वस्तु 540 रुपए में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 170 का। कितने का हो रहा है, 34 नहीं, 17 का नहीं हो रहा अभी, 34 और 20 कितने का हो रहा है, 200 रुपए का हो रहा है। और 200 रुपए का प्रॉफिट हो किस पर रहा है, 340 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। तो यहाँ पर देखो भाई, एक जीरो से तो एक जीरो, और ये कितना बन जाएगा, 2000 बटे में 34, यानी 1000 बटे में कितने बन जाएंगे, 17। 1000 बटे में कितना बन जाएगा, 17। सर बताओ 1000 में 17 का भाग देंगे क्या, नहीं, 17 पहले 100 में भाग देना है ना 17 का। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 दिया 51, 17 चौके 68, 17 पंजे 85। पहले तो कितना आएगा, 5, यानी 5 तो कन्फर्म आएगा। 5 से कौन सी स्टार्ट हो रही है, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी। ठीक है, आप यहाँ पर भी देख सकते थे कि 34, 34 पंजे कितना होता है अभी, 34 पंजे होता है 100, 100 100 100 कितना होता है अभी, 5 के 20, 5 दिए 15, 170 के समथिंग होता है, 160 70 के समथिंग होता है, 170 होता है ना, 170 होता है। फिर 34 दोबारा जोड़ेंगे तो 200 से फालतू चला जाएगा, तब भी कितना आ रहा है, 5 ही आ रहा है। अगर आपको 34 का पढ़ा था तो आप यही सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नहीं आता है तो फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, 2 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो ये था अभी आपका बिल्कुल ही सरल सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है।
ऐसे क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में होंगे ना, तब जाकर के कहीं हमारा क्या होगा, फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, देखो ध्यान से, मीना के बचत खाते में 20,000 रुपए हैं। मीना के खाते में कितने रुपए हैं, 20,000 रुपए। चलो कोई बात नहीं, ये समझ में आ गया, हमारे कितने रुपए हैं, 20,000 है। यदि वह 6,000 रुपए खर्च कर देती है, यानी 20,000 में से कितने खर्च कर दिए, 6,000, तो बताओ अब इसके अकाउंट में कितने रुपए बचे, 14,000। तो 20,000 में से 6,000 खर्च कर दिए, तो बचे कितने, 14,000। तो प्रतिशत के रूप में बचत खाते में कितनी कमी आई, बताओ भाई, कमी कितने की आई, ये पहले 20,000 थे, अब 14,000 है, कमी कितने की आई, 6,000 की। और ये कमी आई किससे, 20,000 से, 20,000 से, और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। देखो 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दाई 60, और 60 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 30%। कमी कितने की आ रही है, 30%। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि 20,000 थे, 14,000 थे, 60 में 2 का भाग दिया। ठीक है, इससे इजी क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने से रहा। देखो ध्यान से, घेरने वाले क्षेत्र को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा या समतल क्षेत्रों के लिए आवश्यक कपड़े का क्या है, 2 गुना है। अगर कोई पहली बार जिसकी मेंसुरेशन नहीं पड़ी हुई ना, उसको तो ये लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी कि इसने लिखा क्या है। ठीक है, देखो इसने लिखा है कि घेरने वाले क्षेत्र को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा समतल क्षेत्रों के लिए आवश्यक कपड़े का क्या है, 2 गुना है। देखो ये हमारे पास क्या होता है, सिलेंडर, यानी ये क्या होता है, बेलन होता है। अब बेलन के अंदर ये बोल रहा है घेरने वाले क्षेत्र को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा समतल क्षेत्र के लिए आवश्यक कपड़े का, समतल कौन सा होता है अभी, जैसे ये है, ये समतल है, समतल है, तो इसके ऊपर बेलन हम कैसे रखेंगे, या तो ऐसे रखेंगे या कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे। तो इसका मतलब या तो ये भाग होगा या ये भाग होगा। तो ये भाग और ये भाग कितना बन जाएगा, ऊपर वाला भाग वृत्ताकार है ना, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर, ये पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो घेरने वाले क्षेत्र को ढकने के लिए आवश्यक कपड़ा समतल क्षेत्र के लिए आवश्यक कपड़े का क्या है, 2 गुना है। समतल कौन सा है अभी, ये वाला, और ये वाला कितना है, 2 पाई आर एच। ये जो होता है ना, वो कितना होता है, 2 पाई आर एच। और इसका क्या है, 2 गुना है, 2 गुना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप इंग्लिश में देखो कि टू रैप ए सिलेंडर फ्रॉम ऑल साइड द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द कर्व्ड सरफेस एरिया इज डबल द क्लॉथ रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लैट एरियाज। ठीक है, तो यहाँ से कराएंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 2 से तो 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और 1 आर से 1 आर कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा एच बराबर में 2 आर। तो एच अपॉन में आर कितना बन जाएगा, 2 बटे में, एच अपॉन में कितना बन जाएगा, 2 बटे में 1। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा था। बेलन की ऊंचाई देखो ध्यान से, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2। इसने पहले क्या पूछा है, बेलन की ऊंचाई, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2, और त्रिज्या यानी एच, त्रिज्या कितनी है, 1, 2:1। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर डी। इस बात का ध्यान रखना, कहीं आप सोच रहे हो कि 2:1 और 1:2 एक ही बात होती है, नहीं, ये गलत हो जाएगा अगर आपने नहीं किया। ठीक है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 काटा, पाई से पाई काटा, आर से आर काटा, बिल्कुल ही सिंपल। अगर ये जिसने ये वाला लाइन लिख दी ना, उसके तो 1 नंबर है, पक्का हो गया। ठीक है, अगर उसने गलती कहाँ नहीं की, अगर ये एच और आर लिखने में, अनुपात जो पहले पूछा जाता है ना, वही लिखना होता है। यहाँ पर ऊंचाई एच लिखिए, एच लिखिए तो पहले क्या लिखना है, एच, और आर बाद में दिया गया, तो हमें क्या लिखना है, आर लिखना है। ठीक है, आई थिंक ये वाला सवाल तो आपका गलत है, नहीं होना चाहिए था। देखो फिर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि कृतिका 84 किलोमीटर पर हावर की चाल से मोटरसाइकिल चला रही है। यदि कृतिका इसी चाल से चलती रही तो वह 45 सेकंड के अंदर कितने मीटर की दूरी तय करेगी। ये तो आसान सा है भी, देखो एक ट्राइंगल बताया हुआ आपको, क्या, DTS, यानी डिस्टेंस किसके बराबर होती है, टाइम इंटू स्पीड के। टाइम टाइम कितना दिया गया है हमें, 45 सेकेंड, टाइम कितना दे रखा है, 45 सेकेंड। स्पीड स्पीड कितनी दे रखी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा, 84 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। हमारे पास टाइम किस में है, सेकंड में, हमारे पास टाइम सेकंड के अंदर है, तो इस किलोमीटर पर हावर को किस में कन्वर्ट करना होगा, मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। और ये मैंने आपको 1,05,000 बार बताया हुआ है कि किलोमीटर पर हावर को मीटर पर सेकंड में यदि कन्वर्ट करेंगे, यानी बड़े से किस पर जा रहे हैं, छोटे पर, तो ऊपर कौन आएगा, छोटा, यानी 5/2
18। तो इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5/18 से। फिर इसको काटना है भी, 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 से काटेंगे और 42 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 42 गुणा में 5 गुणा में 5। अब हमें 25 करने की गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, देखो ध्यान से, 5 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0, 5 चौके 20, 20 और 1 21, 210 गुणा में 5। अब बताओ 210 को 5 से गुणा करना आसान है ना, 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050, 1050, ऑप्शन नंबर डी। यदि हम ऐसा कर देते कि 42 गुणा में 25, 42 गुणा में 25, तो थोड़ा सा क्या बन जाता यार, 25 को दूनी 25 दूनी 50, 5 25 चौके 100, 100 और 5 105, ऐसा करना पड़ता, थोड़ा सा लेंथली हो जाता। ये इससे क्या है, आसान है थोड़ा सा। बाकी आप चाहें कैसे ही कर लो, 42 को 5 से 5 से कैसे ही कर लो, ठीक है। आई थिंक ये प्रश्न तो क्या था, बिल्कुल है आसान था। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं, ऐसे प्रश्नों को तो क्या ही बताना। क्या लिखा है, 0.35 लिखा है, तो x बराबर कितना लिखेंगे, 35/100, और इसको सरल कर लो ताकि काटना नहीं पड़े। 35/100 है, 5 से काटो 5 7 35, 5 से काटो 20, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 7/20। y की वैल्यू कितनी दे रखी है 6/5। और बाकी आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं भी, आपको x और y की वैल्यू रखनी है। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आसानी से हल हो जाएगा। इस सवाल का जवाब आपको किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको करना है, करना नहीं भूलना है, ठीक है। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के सवालों की प्रैक्टिस क्या ही करवानी है, ठीक है। तो ये थे भी हमारे आज के कितने क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन के अंदर आपने देखे होंगे कम से कम 6-7 क्वेश्चन है ना, वो वास्तव में क्या है, शानदार है, ठीक है। बाकी आपने जोड़ घटाव गुणा करने की देखी होगी कि जोड़ घटाव गुणा भाग है वो कैसे करते हैं, ठीक है। जोड़ घटाव गुणा भाग भी धीरे धीरे जब आप करोगे ना साथ साथ में, तो आपके जोड़ घटाव गुणा करने की प्रैक्टिस भी सुधरेगी। आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से नंबर को पहले मल्टीप्लाई करना है और कौन से नंबर को बाद में मल्टीप्लाई करना है, कौन से नंबर को पहले काटना है, कौन से नंबर को बाद में काटना है। क्योंकि एग्जाम में काटना ही इंपॉर्टेंट होता है, जो काट सकता है वही आगे बढ़ सकता है। मैं सिर्फ नंबर्स को काटने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम काटने में क्या हो, एक्सपर्ट हो, पता नहीं, ठीक है। देखो तो, ठीक है। तो आज का जितना भी स्कोर है आपका, वो स्कोर बताना है। बाकी आपको इस क्लास की जो पीडीएफ मिलेगी वो किस पर मिलेगी भी, एसबी क्लासेस 01 इस टेलीग्राम पर मिलेगी। कोई भी डाउट आता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। आज के लिए सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।